नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं मुकाबला। यूपी पुलिस परीक्षा के पहले दिन से इसको लेकर निरस्त करने की मांग की जा रही थी और फाइनली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये इम्तिहान रद्द किया जाता है और 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। दरअसल यूपी में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को इम्तिहान था और एग्जाम के दिन से ही छात्रों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पेपर लीक हो चुका है। सिर्फ छात्रों ने ही नहीं बल्कि कोचिंग संस्थानों ने भी यही इल्जाम लगाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर वायरल पेपर को पोस्ट भी किया। तो पहले यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पेपर लीक को अफवाह माना और छात्रों की गलतफहमी करार दिया, लेकिन लगातार परीक्षा के दौरान जो कमियां आई थीं और जिस तरीके से मोबाइल फोन पर सवाल आ रहे थे और छात्र ये कह रहे थे कि हमारे फोन पर एग्जाम से पहले, इम्तिहान से पहले पेपर आ गया, हमने जाकर के देखा तो वही सवाल थे सारे के सारे। इसको लेकर विभाग ने उसके बाद एक इंटरनल कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। अब छात्रों को 27 फरवरी तक सबूत देने का भी वक्त दिया गया कि आप आइए और हमको बताइए अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो कि यह पेपर लीक हुआ है। बच्चे गए, छात्र गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के अध्यापक वगैरह भी गए और जाकर उन्होंने बोर्ड के लोगों के सामने अपने प्रमाण पेश किए साबित करने के लिए कि यह पेपर वाकई में लीक हुआ था, जिसके लिए लगभग 25 लाख से ज्यादा लोगों ने, छात्रों ने आवेदन किया था। परीक्षा के दौरान जो कमियां सामने आई उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने एग्जाम रद्द करने का ऐलान किया और यह भी कहा कि 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा और बिल्कुल साफ तरीके से कराया जाएगा। लेकिन तब भी पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या पेपर लीक का यह मुद्दा अब एक सियासी मुद्दा बन गया है? क्या पेपर लीक होने से यूपी की सरकार घिर गई या अब इस पर फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने इसका डैमेज कंट्रोल कर लिया? और एक और महत्वपूर्ण सवाल, पेपर लीक को लेकर कानून आखिर सख्ती से काम कब करेगा? आज हम मुकाबला में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत से मेहमान जोड़ने जा रहे हैं, लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूं इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर कैसे उठाया गया। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुरादाबाद में प्रियंका गांधी वाड्रा भी जुटी और उन्होंने भांप लिया कि यूपी में ये एक बड़ा रोष का विषय है छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में, और उन्होंने इसी मुद्दे को उठाया। देखिए, जो रोज रोज इन परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जिनके लिए नौजवान बच्चे, आपके बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फीस भरते हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है कि नहीं कि पेपर लीक होते रहते हैं? बताइए, जारी है? तो ये जो मेहनत कर रहे हो, जो 4-4 बजे सुबह पुलिस में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, तो सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ लगाते हो, उसके बाद जब परीक्षा लिखते हो उसके लिए फीस भरते हो, माँ बाप मेहनत करके ट्यूशन में भेजते हैं, ये सब करने के बावजूद क्या होता है? आपको मालूम है कि 28 लाख बच्चों ने, यूपी के 28 लाख बच्चों ने पुलिस का भर्ती का इम्तिहान दिया है। 28 लाख, सोचो, इसका मतलब है कि यूपी के लगभग हर गांव में से 4 या 5 नौजवानों ने ये परीक्षा दी। एक आशा थी, एक उम्मीद थी उनके मन में, ये नहीं कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है। पढ़ के मेहनत करके वो चाहते थे अपनी परीक्षा में पास हो। क्या हुआ? पेपर लीक हो गया। अब इस मुद्दे के दोनों पक्ष हैं। एक राजनीतिक पक्ष तो है ही, क्योंकि हमारे सामने अब चुनाव की घोषणा अगले कुछ दिनों के अंदर होने जा रही है, और दूसरा जो इसका असर पड़ता है छात्रों के ऊपर, उस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी से। मनीष जी, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं बस कुछ ही देर में। अरुण कुमार जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार अध्यापक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए। अरुण जी, स्वागत है आपका भी। सौरभ मालवीय जी प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। सौरभ जी, आपका स्वागत है। और विनय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फैकल्टी SS अड्डा 247 से। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं पहले अरुण जी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं पहले कि ये मुद्दा है कितना बड़ा। तो अरुण जी, हमें ये पता लगा कि आपके फोन पर भी ये प्रश्न पत्र जो था वो आ गया था और आपने इसकी आवाज जो सबसे पहले उठाई कि ये इम्तिहान जो है लीक हो गया है। तो जरा हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, कैसे ये पूरा जो है आपको लगता है ये नेक्सस काम करता है, जो पेपर आउट करता है, लीक करता है, और बच्चों के ऊपर क्या बीतती है जब ऐसा कुछ होता है?
सौरभ जी शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने बच्चों के लिए जो है अपनी आवाज़ उठाई और हमें यहाँ पे मंच प्रदान किया। देखिए, ये जो पेपर था 17 और 18 शिफ्ट में 2 पालियों में हुआ था, सुबह की और शाम की। 17 की शिफ्ट का भी पेपर की आउट होने की जब खबरें थी, लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था कि जिस प्रकार की शासन व्यवस्था भी यूपी में है तो ये कोई ना कोई अफवाह होगी। तो 17 वाली खबर को मैंने अवॉइड किया। मेरे पास सुबह 18 की शिफ्ट में एक पेपर आया और वो कई छात्रों ने मुझे भेजा था, तो मुझे लगा कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, इसलिए वही जो पेपर था मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया। लेकिन जब वो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने चेक किया तो वो पेपर उससे मैच नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात ये थी कि वो पेपर उसी दिन 18 की पाली का इवनिंग शिफ्ट का निकला और हूबहू प्रश्न उसमें से मैच हुए। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा साजिश थी इसके पीछे, यानी बहुत बड़ा कोई गैंग काम कर रहा था जिन्होंने इस पेपर को लीक किया है। और ये देखिएगा कि वो पेपर जो मैंने सुबह डाला वो शाम की शिफ्ट में आया है, और वो पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी मौजूद था। कुछ ने मुझे कहा कि सर ये हमें 17 को ही प्राप्त हो गया था, मतलब 18 को परीक्षा शाम को होने जा रही है और वो पेपर अगर मॉर्निंग में आ जाता है या उससे एक दिन पहले आ जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर ये कहीं ना कहीं चूक नजर आती है। लेकिन हम फिर भी इस बात का धन्यवाद करेंगे कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें संज्ञान लिया और इस पेपर को कैंसिल कर दिया, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल था। लगभग 48 लाख बच्चे इस परीक्षा में अपीयर हुए थे और हम भी ये मानते थे कि इतने बड़ी प्रशासन में जो चूक हुई है, हम इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमने पेपर से पहले बच्चों को मोटिवेट किया था, गाइड किया था कि इस बार की जो परीक्षा रहेगी वो बिल्कुल फेयर रहेगी। परीक्षा बहुत बड़ी है, लगभग 5 साल के बाद इतनी संख्या में परीक्षा आई है। और आपको ये बता दूं मैं कि लगभग एशिया की सबसे बड़ी भर्ती थी इस बार की, 60,400 जो है इसमें भर्तियां थी। तो बड़ी संख्या में आवेदन इस छात्रों ने यहाँ पे किया था और छात्र न्याय की मांग कर रहे थे। फाइनल उनके साथ न्याय हुआ है, लेकिन असली न्याय मैं तभी मानूंगा जब इस परीक्षा को पुनः, जैसे सरकार ने कहा है वो 6 महीने के अंदर कराए, लेकिन वो दोबारा भी एक फेयर सिलेक्शन हो और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ना हो, क्योंकि बच्चे बड़ी आस लगाए बैठे हैं और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका यूपी में सिलेक्शन हो। जी ठीक। अच्छा, हमारे साथ एसएससी अड्डा से पवन मोराल जी जुड़ रहे हैं। पवन जी स्वागत है आपका। और अनुराग जी भी आ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग जी आपका बहुत स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। जी 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 जी। अच्छा, विनय तिवारी जी और पवन मोराल दोनों हमारे साथ हैं। मैं मनीष जी के पास जाना चाहता हूं। मनीष जी, जैसा अभी अरुण जी ने कहा कि असली कामयाबी तो तब होगी और बधाई आपको तब दी जानी चाहिए जब ये परीक्षा जो है सुरक्षित तरीके से और बड़े फेयर तरीके से कंडक्ट हो जाए। ये चैलेंज है आपकी सरकार के लिए। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 को युवाओं के लिए और उनकी शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो भी आवेदन मिला उसकी समीक्षा करके निर्णय लिया कि उसको कैंसिल की जाएगी। साथ ही साथ जब दूसरी बार परीक्षा के लिए विद्यार्थी आए तो फुल प्रूफ परीक्षा हो और उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनको निःशुल्क आवागमन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। अच्छा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ी समस्या पूर्व से रही है, लेकिन हमारी सरकार के दौरान लगातार परीक्षा की शुचिता बरकरार रहे, इसके लिए एसटीएफ और पुलिस को लगाया जाता है। फिर भी जब ये सूचना मिली और अभ्यर्थियों के द्वारा शिकायत मिली तो उसको उचित फोरम पर रखा गया और बहुत ही तत्परता से मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है। इस पूरी प्रक्रिया में जिन्होंने शुचिता को तोड़ा है, जिन्होंने परीक्षा की पारदर्शिता को भंग किया है, उनके ऊपर जो नए कानून बने हैं परीक्षाओं से संबंधित, उसको लागू करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है। अनुराग जी, मनीष जी बीजेपी से हैं, उनका कहना है कि इस पर योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता से काम लिया है, छात्रों की बात समझी, उनसे अगर उन्होंने कुछ सबूत प्रमाण दिए तो उनको देखा और जब जांच में आया कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है तो परीक्षा भी रद्द करा दी गई और अगली बार बड़े साफ तरीके से परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन आप और सभी, प्रियंका जी, राहुल जी, सब लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि यूपी सरकार फेल हुई। अच्छा, इसमें फेल नहीं हुई तो क्या पास होगी यूपी सरकार? एक विद्यार्थी, अभ्यर्थी लगातार 1 साल 2 साल तैयारी करता है, अपने घर से बाहर रहता है और मिनिमम खर्चा 2 लाख रुपए का आता है और गांव से उसके माँ बाप कैसे करके भेजते हैं, किसी को खेत बेचना पड़ता है और कोई ना कोई कैसे, माने किस तरह से पैसे अरेंज करते हैं, कर्जे पे लेके अपने बच्चे को भेजते हैं। बच्चा साल भर तैयारी करता है और साल भर तैयारी के बाद जब एग्जाम देता है
तो उसके बाद पेपर आउट होता है, लीक होता है, तो सोचो उस पर कैसी गुजरती होगी। हमने तो देखा है कई कई बच्चे तो कह रहे हैं कि हम 2-2 3-3 दिन सोए नहीं, 24 घंटे खाए नहीं, क्योंकि उनके पास उन्हें पता है फिर दोबारा से वही उनका प्रक्रिया शुरू होगी। अभी इन्होंने बोला कि 6 महीने तक फिर दोबारा मतलब 1-1.5 लाख रुपए फिर वो कहां से अरेंज करेंगे, फिर वो रहेंगे कहीं ना कहीं किराए पे मकान लेके, फिर उसका खर्चा कौन ढोएगा? आपसे पूछना चाहता हूं, कौन उन बच्चों का खर्चा कौन ढोएगा? ये बोल के आप नहीं बच सकते कि एक अच्छा सा बहाना है, पूर्व काल में ऐसा था, हर घटना को पूर्व काल में लेके चले जाते हो। कमाल की बात है, पेपर लीक होता है पूर्व काल में। अरे बच्चे अगर धरना देने नहीं आते, अगर यहाँ लखनऊ के अंदर में आके इको गार्डन में नहीं बैठते, आप तो सुनने वाले नहीं थे, आपने तो कह दिया था नहीं FIR करो जो इसी अफवाह फैलाता है, पर्चा लीक वाली कोई मामला नहीं है। तो क्या स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद भूखे प्यासे आके यहाँ पे धरने पे बैठने के बाद उनकी मांग सुनी जाएगी? तो क्या ये न्याय है? आप बताइए। एक बच्चा जो अपने रोजगार के लिए घूम रहा है, वो क्या पुलिस की लाठी खाने के लिए यहाँ धरना देने तो आएगा नहीं कि धरना दे फिर लाठियों पे उनको घेरा जाए, फिर दौड़ाया जाए? ये कहां का न्याय है? तो सवाल उठता है। ठीक है, जवाब लेता हूं आपकी बात का। जो बच्चे जो गांव से निकलते हैं या जो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनको सम्मान। देखिए, आपने अनुराग जी बड़े अच्छे से ये डिस्क्राइब कर दिया कि एक स्टूडेंट के ऊपर, छात्र के ऊपर क्या बीतती है, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इन छात्रों ने लखनऊ में जाकर धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं किया होता तो शायद सरकार के ऊपर वैसा प्रेशर नहीं बनता। और ठीक है, सरकार को ये करना ही चाहिए था कि ये परीक्षा रद्द कराकर दोबारा कराई जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स ने जो एकजुट होकर के अपनी बात सामने रखी, उसने एक बड़ा माहौल बनाया ऐसा करने के लिए। मनीष जी, इस पर छोटा जवाब दीजिएगा, फिर मैं और मेहमानों के पास आता हूं। देखिए सौरभ जी, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता था, लेकिन भदौरिया जी की चिंता देख के मुझे जरूर बताना पड़ता है कि देखिए, सरकार की संवेदनशीलता है और कोई भी परीक्षा रद्द करने की प्रक्रिया होती है। भर्ती बोर्ड ने समीक्षा की और मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि जो सीख रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। अच्छा अनुराग जी, सुन लीजिए। इस तरह से सीखने से काम नहीं चलने वाला है भदौरिया जी, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो 48 परीक्षाएं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी। जी, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अनिल यादव को माननीय न्यायालय में बर्खास्त किया था। मैं अंतर बताना चाहता हूँ। अनुराग जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास, प्लीज जरा सुन लीजिए ना, एक मिनट। ऐसे बात नहीं हो पाएगी अनुराग जी, प्लीज। मनीष जी की आवाज आए। अनुराग जी प्लीज। इससे ज्यादा शोर भी मचा सकते हैं और हल्ला भी मचा सकते हैं। आप कहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अनुराग भदौरिया जी ने प्रत्यक्ष रूप से कभी भी जो अभ्यर्थी होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं समझा होगा। हम लोग तो छात्र नेता रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, जहाँ सभी आयोगों में हमको पता है। देखिए, लोकसेवा आयोग में अनिल यादव एक चेयरमैन थे, अखिलेश यादव के आशीर्वाद से जी ठीक करते थे और माननीय न्यायालय में जाकर अभ्यर्थियों को जाना पड़ता था। अच्छा चलिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो बड़े आक्रोशित है इस बात से, वो बड़े आक्रोशित हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा, एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा आपने बताया वो हो रही थी और उसमें ऐसा हो गया। ठीक है अनुराग जी, आपकी भावना आ गई। वो ये बता रहे थे कि आपके जमाने में 48 एग्जाम लीक हुए थे। 48 एग्जाम जो है वो उनका फैसला अदालत को करना पड़ा था। ये बचाया करते थे लोक सेवा आयोग से चेयरमैन को बचाने के लिए अखिलेश यादव स्वयं। चलिए अच्छा ठीक है, मैं सौरभ मालवीय साहब के पास जाना चाहता हूं। मालवीय साहब, अब थोड़ा इस बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। ये बीमारी पुरानी है, ये तो बात साबित हो गई, ये पहले से होता आ रहा है। आप प्लीज आप दोनों थोड़ा बाकी लोगों को सुनिएगा, मैं उनके पास जा रहा हूं। अब जरा मुझे ये बताइए कि इसका इलाज आपको लगता क्या है? तो पहले तो हमको बीमारी की जड़ में जाना पड़ेगा। ये पेपर लीक कहां से होता है, आप क्या समझते हैं? अनुराग जी प्लीज, अब और लोग बोल रहे हैं। सौरभ जी की आवाज आए केवल। मनीष जी और अनुराग जी, आपने बोल ली अपनी बात, बाकी मेहमान बोल रहे हैं, उन्हीं की आवाज आएगी केवल। सौरभ जी बोलिए। सौरभ जी, किसी भी युवा के जीवन में शिक्षा और नौकरी, रोजगार, ये दो चीज पाने के लिए वो अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय और उसके माँ पिता अपने जीवन के कमाई हुई सब धन पूंजी लगा देते हैं। इसलिए मुद्दा बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर है। ऐसे में किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज वह स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले तो इस बड़े फैसले के लिए क्या हुआ उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन इस बड़े मन यानी विल पावर, क्योंकि ये नेक्सस आज का नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, अभी राजस्थान का, अभी बिहार का, इसके पहले
अन्य कई राज्यों में इस तरह की चीजें आई। तो ये जो नेक्सस है, जो पूरा रैकेट है, इसको पूरी तरह से कैसे दुरुस्त किया जाए उसकी जरूरत है। तो अभी ये सरकार ने, योगी सरकार ने जो फैसला करके दिखाया है, ये हिम्मत की बात है। मैं मानता हूं कि संवेदना को समझने की कोशिश की है। नहीं, इसमें आपको विशेष हिम्मत क्या लगी, मैं ये जानना चाहता हूं। उसी पर मैं आ रहा हूं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने अभी तक रद्द नहीं किया उन तमाम आरोप के सारे आंकड़े हैं। 2011 में बीएसपी की सरकार थी, भर्ती को 14 में रद्द करके 16 में अखिलेश सरकार ने निकाल दिया था। वही भर्ती आज भी दागदार है। दरोगा की भर्ती याद होगा, भदौरिया जी बैठे हैं, जानते होंगे। मुझे लगता है कि इसमें साहस की बात नहीं, क्या होगा वो परिणाम बाद में होगी, उसके लिए प्रवक्ता बीजेपी के बताएंगे। पर मैं जो कह रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने बताया, केवल घिरने के कारण नहीं बताया, यदि बताया है तो सफल कराए। ये सरकार के सामने एक चुनौती है, उस पर मेरा सवाल भी है। लेकिन इस बात को, संवेदना को समझी है और युवाओं को के भविष्य को ध्यान में रखी है, इसलिए फैसला लिए। ये तरह महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अच्छा फैसला है, अच्छा कदम है। चलिए ठीक है। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात जो है कि ये केवल मसला और मुद्दा सरकार के विल पावर के या डेकोरम के या फैमिली से या गवर्नेंस से या ऑफिसर्स के ये बीच में कहां उलझा हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है आयोग सरकार की कंट्रोल में कितना है, ये जरूर सरकार को हिम्मत दिखाने की जरूरत है। नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने आपसे पूछा था ना कि भाई जो बेसिक जो हमारा डायग्नोसिस है वो तो ये है, ये होना चाहिए कि ये लीक हो कहां से रहा, कौन कर रहा है, कहां से हो रहा है, कहां से फोटो खिंच जाती है, कहां से सवाल, कौन सवाल लिखवा देता है, कितनी देर पहले पेपर आ जाता है। भाई मिली भगत से ही हो रहा है ना सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को, ये जो नेक्सस है, ये जो मिली भगत है, ये लंबे समय से चली आ रही ढर्रा पर है। सरकार इसके लिए कुछ नीतियां नई तरह की जो बनानी, अब नीतियों पर तो हम बात नहीं करेंगे अभी यहाँ, लेकिन जो बनानी चाहिए, जो ढर्रा है, यानी चल रहा है भर्ती निकाल दो, आयोग को दे दो, उनके ऑफिसर्स को छोड़ दो। अब जैसे मैं आज बात कर रहा था दिन में, तो दो तीन विषय सामने आए कि भाई किसी ने कहा कि, मैं बच्चों को ही सुन रहा था जो वहां लखनऊ में थे, इको सिटी में, इको गार्डन में, किसी ने कहा अब ऑफलाइन नहीं, हमको ऑनलाइन परीक्षा करा दीजिए। किसी ने कहा कि भाई ये सेंटर इस बार होम सेंटर दे दिया था, होम सेंटर मत दीजिए, दूसरा सेंटर दीजिए, वहां जाकर के ये जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा किसी ने कहा कि भाई ये छपता जहां पर है वहां पर सबसे कड़ी निगरानी होनी चाहिए, वहां पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सभी जगहों पर होनी चाहिए और ये सारी व्यवस्थाएं लानी चाहिए। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि सरकार जब भर्ती निकालती है तो उसकी एक प्रक्रिया कि किस मद में कहां से और किस विभाग के द्वारा लाई, और उस विभाग को उसमें फ्रीडम कितना देती है, एक बात। दूसरा बात, रोस्टर को कितना फॉलो करती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उसमें सरकार की मॉनिटरिंग पावर सेंटर कौन है, या आयोग को दे दिया है, कार्मिक विभाग उसमें क्या कर रहा है, आयोग ने उसको करा रहा है, कार्मिक विभाग करा रहा है या बोर्ड करा रहा है। इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग में राजनीति का और ऑफिसर्स के किस तरह की भूमिका है, इसके लिए पावर सेंटर बनाना। मैं विनय तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, इतने वर्षों में आपने कभी कुछ बदलता देखा जिस तरीके से इम्तिहान कराए जाते हैं? पहले तो सौरभ जी नमस्कार। देखिए अभी तक तो ऐसे कोई बड़े परिवर्तन नहीं देखे गए हैं, लेकिन अब जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती जो 5 साल में एक बार आती है, अगर ये सुचारू रूप से हम नहीं करा पाएंगे तो हमारे ऊपर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चूंकि ये भर्ती के लिए जो बच्चे अप्लाई करते हैं ना, आपको भी पता है वो कोई ऑफिसर स्केल के बच्चे नहीं है, किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। तो ये बच्चे कहां से पैसे इकट्ठा करते हैं? फॉर्म भरने के लिए भी शायद इनमें से बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते, लेकिन कैसे भी करके किसी से कर्ज लेके कैसे भी वो फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, और जब पेपर देने के लिए उनको कहीं और जाना पड़ता है तो उसके लिए भी पैसे इकट्ठा करते हैं। और होता क्या है कि वो पेपर से बाहर निकलते हैं और घर भी नहीं पहुंच पाते हैं, और ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो सोचिए क्या बीतता होगा उस बच्चे के दिल पे, क्या बीतता होगा उस मजदूर के परिवार के माँ बाप के ऊपर, जो ये सपना देख रहा है कि हमारे बच्चे की जब भर्ती होगी या हमारे बच्चे को जब वर्दी मिलेगी तो हमारे घर की स्थितियां सुधरेंगी। जी बिल्कुल ठीक। तो ये सपनों का मतलब सपनों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, और बिल्कुल बिल्कुल कुचले जाते हैं सपने, मैं समझ सकता हूं। मैं अब थोड़ा सा विनय जी, मैं थोड़ा सा दर्शकों के लिए समझना चाह रहा था, उनके भी सपने को तोड़ा गया। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे थोड़ा सा कि ये कैसे ये जो पेपर लीक का सारा कांड है, ये कैसे होता कैसे है, कितनी देर पहले आ जाता है आप लोगों के पास? बच्चों को कैसे पता लगा कि भाई ये हमारा क्वेश्चन पेपर है? आप लोगों को कैसे पता चलता है पेपर लीक हो गया? क्योंकि सरकार
बहुत दिनों तक तो यही जांच कराती रही ना कि ये लीक हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई है, कहीं ये कोई किसी ने कोई अफवाह तो नहीं उड़ा दी है। जी बिल्कुल। हुआ यही था, जैसे 18 तारीख की बात हम लोग करें तो 18 तारीख को 9 साढ़े 9 बजे हमारे पास ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाता है पीडीएफ। तो हम लोगों ने भी बच्चों को शेयर कर दिया। बच्चों ने पूछा सर ये क्या है, तो हमने कहा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बताया जा रहा है जिसका पेपर 10 बजे से शुरू होना था। तो जब उस पेपर का फाइनल आउटपुट हो गया, फिर हमने देखा तो हम लोगों ने बच्चों को यही कहा कि ये पेपर नहीं है, ये फेक है। ये 18 तारीख की बात कर रहा हूं मैं। अब जब 3 बजे यानी जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर होना था, जब 3 बजे से 5 बजे लेकर वो खत्म होता है 5, फिर बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर आप उस पीडीएफ को मैच करिए, ये बिल्कुल सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और जब हमने मैच किया तो हमें भी ये पता चलता है कि वो सेकेंड शिफ्ट का हूबहू पेपर है। सोचिए 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर उसमें नहीं थे, बाकी सारे क्वेश्चन के आंसर सीक्वेंशियल वैसे ही थे। और इसके लिए आपको बाद में पता चला कि कुछ बच्चों ने पैसे वगैरह भी दिए हों। हमने सुना है कि लाखों रुपए बच्चों ने दिए। पेपर बनाना है और उसी टाइम से वो पेपर वापस लीक कर दिया। इसके लिए पैसे भी दिए गए? जी सर। अब अगर मैं इसको बताऊं तो अब सोचिए जब मेरे पास या हमारे ग्रुप्स में टीचर्स के 9:30-10 बजे शिफ्ट का पेपर आ रहा है, तो समझिए वो कितने पहले से पैसों से दिया गया है। और पैसों में भी जो बातें बच्चों से ही सुनने में आई, बच्चों ने बताई कि सर 8-10 लाख रुपए भी कुछ लोगों से लिए गए, फिर कुछ लोगों से 4-5 लाख रुपए भी लिए गए, फिर 20-30 हजार रुपए में, और लास्ट में तो ये हाल था कि 500-500 रुपए में टेलीग्राम के ग्रुप्स में ऐसे ही बेचे जा रहे थे। बताइए। और ये इतनी बड़ी, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए दिए, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे 10,000 रुपए कैसे आएंगे, मैंने 4 लोग को और दे दिए। तो ये सिलसिला, अरे जिसने खरीदा उसने आगे और 4 लोगों को बेच दिया। वाह सौरभ जी। जी ठीक। अनुराग जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए अभी थोड़ा हमको पैसा दे दिया जी, अगर हमें अभी थोड़ा मौका मिला जरा सा ये कैसे ये नेक्सस काम करता है इसको समझने का। मैं आता हूं आपके पास और थोड़ा अगर कंस्ट्रक्टिवली हम लोग ये बात कर सकें कि इसको आइंदा होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है तो बेहतर होगा। आप भी अपने सुझाव दीजिएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देख रहे हैं मुकाबला। स्वागत है, आप देख रहे हैं मुकाबला। और मुकाबला में हम बात कर रहे हैं यूपी में जो इतनी बड़ी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा होनी थी, वो उस परीक्षा का पर्चा लीक हुआ और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। ये परीक्षा अब दोबारा 6 महीने के अंदर कराई जाएगी। छात्र लगातार लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे इसको लेकर के हजारों की तादाद में, और वो यही मांग कर रहे थे कि एग्जाम रद्द करके दोबारा कराया जाए। लेकिन इसको पॉलिटिकल तरीके से भी अब हवा दी जा रही है। मैं तो अब अखिलेश यादव इस पर बोल चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात मैंने आपको सुनाई थी। एक बार फिर मनीष जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास अनुराग जी इनसे जवाब लेकर के। राहुल गांधी ने यह कहा है ये परीक्षा रद्द हुई, ये छात्र शक्ति युवा एकता की बड़ी जीत है। फिर आगे वो लिख रहे हैं जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे और जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। देखिए सौरभ जी, मैं इस पे राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहता हूं, क्योंकि ये लाखों बच्चों के जीवन का सवाल है। और देखिए किसी भी अपराध को घटित होने में और अपराध के बाद कार्रवाई, यही सरकारों का कर्तव्य होता है। हमारी सरकार को ये ध्यान में आ गया कि यहाँ गड़बड़ी हुई है तो तत्काल परीक्षा को भी निरस्त किया गया है, एसटीएफ को लगाया गया, और एसटीएफ के राडार पर वो लोग आ चुके हैं जिन्होंने इसमें धांधली करवाई है। नहीं, अभी आपने जैसे बहुत सारे लोगों को सुना ना, उनका कहना है ये पूरा सिस्टम ओवरऑल करने की जरूरत है, ये तंत्र थोड़ा बदलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए मैं बहुत नजदीक से इन विषयों को इसलिए जानता हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, वहां की छात्र राजनीति से जुड़ा हूं, और उत्तर प्रदेश में कम से कम परीक्षार्थियों का उतना बड़ा समूह और कहीं नहीं रहता, इसलिए मुझे ध्यान में है इस चीज का। तो देखिए हम जो मैंने कहा कि पहले सरकार, हमारी सरकार में अंतर यह है कि पहले की सरकारों में धरना प्रदर्शन, उसके बाद कोर्ट जाना पड़ता था। अनिल यादव लोकसभा आयोग के अध्यक्ष थे, बर्खास्त करना पड़ा माननीय न्यायालय को, क्योंकि अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट तक उनको बचाने गए थे। ये अंतर है कि योगी आदित्यनाथ जी कड़े फैसले लेते हैं, गलती होने पे उसको स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है। और जो गलत कर रहा है, जो कानून से खिलवाड़ कर रहा है, चलिए अच्छा इस पर जवाब दे लेता हूं मैं अनुराग जी का। वो बता रहे हैं क्या अंतर है आप में और उनमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके हमारे में उनमें अंतर आपको बता रहा हूं। आपने देखा होगा बरेली में, बदायूं में पीएम आवास की
दादी माँ से 1,30,000 का पीएम आवास मिलता है, दादी माँ से 30,000 रुपए घूस गए थे कि नहीं, और दादी माँ ने ऑन कैमरा बोला। तो मैं आपको ये 2 लाइन सुना रहा हूँ। सुनिए मनीष जी, सुनिए, मैं अपनी बात मनीष जी सुन लीजिए, अपनी बात पूरी कर लूं। अरे सुन लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। मैं बोलने दीजिए ना उनको, तो शुरू किया मैंने, आपकी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, परेशान है, मैं समझ रहा हूँ, दर्द आपको भी है। परीक्षाओं के लूप, अरे दर्द आपको सुनिए तो इनको चुप कराइए, ऐसे कैसे बात। अच्छा ठीक है मनीष जी, देखिए ऐसा ये वो बोल रहे थे आपके बीच में, तो सबको गलत लग रहा था ना, आपको भी। मेरा निवेदन है ना करें ऐसा। बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए, तो इन्होंने 30,000 रुपए दादी माँ से ले लिए। तो जो लोग पीएम आवास की आश लगाए दादी माँ घूसखोरों के सामने हुई लाचार, माँ बेटों की नौकरी का बस करती रह जाती है इंतजार, और बेटियों का गलियों रास्तों में दिन दहाड़े हो रहा उन पे अत्याचार, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। मनीष जी कहते हैं जोर से बोलो 400 पार। अब किस मुंह से जोर से बोलो 400 पार आप करते हो, जब आपको आप दादी माँ से ले ले तो 30,000 रुपए पीएम आवास देने के लिए, वो ऑन कैमरा कहती है। आपके सांसद जी पूछते किसी ने पैसा तो नहीं लिया, दादी माँ कहती हाँ लिया, 30,000 रुपया लिया, इधर लिया। आप बताओ इस पे कहां रोक लगाओगे? पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 6 महीने बाद पेपर होगा, 6 महीने के खर्चा कहां से आएगा? आप तो चलो सरकार में हो, आपको तो मनीष जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बच्चों का क्या होगा बताओ ना। उनको उनके पिताजी तो खेती अच्छा, आज तो अनुराग जी, आज तो आप विपक्ष का धर्म निभा रहे हो, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आज तो आप विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, आप सरकार को घेर रहे हैं उसकी कमियों पर, ये बात ठीक है। सरकार में आप भी रहे ना, लेकिन आप रोक पाए थे लीक, पर्चे लीक होना रोक पाए थे? तब तो ये सुप्रीम भाई साहब सुनिए, जितना पर्चा लीक भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है, इन्होंने कहा था जब इनकी सरकार आई थी कि हम रोजगार देंगे, इन्होंने क्या 2 करोड़ रोजगार के पर्चा लीक पे बताइए, पर्चा लीक पे अनुराग जी, पर्चा लीक पे बताइए, ये बताइए रोजगार इन्होंने नहीं दिया। पहले पर्चा लीक पे बात कीजिए, दुगनी हो जाएगी क्या? किसान पर्चा लीक पे बात कीजिए। इन्होंने जो कहा हो, गंगा मैया साफ हो जाएंगी तो हो गई। मतलब इसका मतलब साफ है कि सरकार किसी की भी रही हो, आपकी रही हो, अब इनकी आ गई है। हम इसकी जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे, कि आखिर इस बीमारी को हम दूर कैसे करें। कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद अरुण जी मैं एक बार जरा पवन मोरल जी और साहिल तिवारी जी को चर्चा में शामिल कर लूं, बहुत देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। पवन जी, अब थोड़ा इलाज की तरफ लेके चलिए हमको, क्या इलाज है इसका, दोबारा ना हो ये? बिल्कुल सौरभ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और यहाँ पर अरुण सर बैठे हैं, सबसे पहले उनको भी नमस्कार, क्योंकि अरुण सर ने बच्चों की इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने रखा है। तो अरुण सर, आपको पवन मोरल का प्रणाम। सर, इसमें एक काम हो सकता है, पहले तो ये कि भर्ती बोर्ड को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने बच्चों की इस मांग को स्वीकार किया, और जो बच्चे धरना दे रहे थे उनका धरना समाप्त हुआ, और साफ बोल दिया गया कि आगामी 6 महीने में दोबारा फिर से परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर भू माफिया ऐप है, उसी तरीके से अगर नकल माफिया ऐप बनाया जाए तो हो सकता है एक बार गिरफ्त में अगर ये लोग आ जाएं तो फिर इनकी 7 पुश्तों तक भी कोई नकल करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, आज हमारे बहुत सारे अध्यापकों से बात हुई कि ये नकल माफिया ऐप होना चाहिए, जिससे एक बार अगर ये लोग पकड़ में आ जाएं तो फिर कभी इनकी हिम्मत ना हो, इनकी 7 पुश्ते भी कांपे। पेपर लीक को लेकर कानून तो मेरे ख्याल से बना है, केंद्र ने अभी बनाया है, यूपी में मेरी जानकारी नहीं है, यूपी में भी शायद कानून है इसको लेकर के, मैं आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए, ठीक है। केंद्र सरकार में कानून पास हो चुका है। जी सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पे आज सभी लोग भर्ती बोर्ड को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज जीत हर एक उस बच्चे को हुई है, हर एक उस मीडिया कर्मचारी की हुई है, हर एक उस पुलिस अधिकारी की या पुलिस कर्मचारी की हुई है जिसने इस धरना प्रदर्शन पर आप सब बच्चों की मदद की है। इन सभी बच्चों में से सर 95% बच्चे या तो किसी मजदूर वर्ग से आते हैं या किसी किसान वर्ग से आते हैं। सर, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक किसान के घर में 500 रुपए तक नहीं होते हैं, बच्चा पढ़ना चाह रहा है लेकिन उसके पिता से पैसे मांगता है, पिता वो, आपको पता है घर की कंडीशन नहीं है पैसा, बच्चा कुछ भी करा, कैसी भी कंडीशन हुई, अपनी तैयारी करी यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन घर तक नहीं पहुंचा जब तक पता लग गया पेपर आउट हो गया। तो बस सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में एक भू माफिया ऐप है, एक नकल माफिया ऐप भी होना चाहिए। सर ठीक है, क्या कहेंगे साहिल तिवारी जी?
किसान तो धरने पे ही बैठा है, तो आपको उनका दर्द नहीं है, पहले तो उनके धन्यवाद बच्चों का सौरभ जी, दर्द और मैं सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा जो लोग भी इस मुहिम में साथ थे, और खासतौर पर मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से जो 2 से 3 दिनों से लगातार उसको कवर किया गया, वहां जितना भी पुलिस प्रशासन मौजूद था धरना स्थल पर, उन्होंने बहुत मदद की है बच्चों की। हर संभव प्रयास जो कर सकते थे वो लोग उन्होंने किया। बाकी कल जब हम लोगों ने भर्ती बोर्ड के साथ में कुछ अध्यापकों ने मीटिंग की, वहां भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात को सुना। और इस धरना को करने का मतलब सिर्फ सर इतना ही था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार इस समय है, हम जानते हैं कि वो अपने नियम, अपने कानून और अपने कहीं ना कहीं जो एक्शंस लेने के लिए जानी जाती है, और हमारी यही उम्मीद भी थी कि योगी सरकार जो है वो बच्चों के लिए भी कुछ अच्छा सोचेंगे। इसीलिए हम लोग वो धरना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे ताकि योगी आदित्यनाथ जी तक हमारी बात जो है वो पहुंच सके। उन्होंने हमारी बात को सुना भी, और सबसे अच्छी चीज ये है कि कल 23 तारीख शाम 6 बजे का टाइम मांगा था उन्होंने सारी एप्लीकेशन लेने का। उसके बाद 20 घंटे के अंदर उन्होंने परीक्षा को निरस्त भी कर दिया, रद्द भी कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज देखने को मिली है। और अब हम चाहते हैं सर कि जो भी लोग इस नकल माफिया में शामिल हैं, पहले आपको लगता है इस सरकार ने संवेदनशीलता से पूरे मामले को देखा है? बुलडोजर चलवाने के लिए फेमस है अपनी, बाकी है जो भी लोग गलत काम करते हैं, चाहे वो माफिया हो चाहे कहीं भी हो, वैसे इस नकल माफिया के ऊपर भी वो बुलडोजर चले, ताकि हर जगह एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से अपने नियम, अपने कानून के लिए जो करती आई है, जो एक्शंस लेती रही है, वो हर क्षेत्र में कार्यरत रहेंगे। यहां चाहे विद्यार्थी हो, यहां चाहे किसान हो, सभी के लिए एक समान जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनकी जो भी समस्याएं उनका समाधान हमेशा होता रहेगा। यही उम्मीद कर रहे हैं, यही आशा कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब 18 तारीख की शाम को वो पेपर लीक हुआ था तो अरुण सर मौजूद है। पहले तो मैं प्रणाम करूंगा अरुण सर को भी, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें बातों को आगे तक रखा जहां तक पहुंचाया जा सकता था। तो जब 18 तारीख की शाम से हर एक अध्यापक के पास विद्यार्थी एक ही चीज का मैसेज और फोन कर रहा था कि सर आप बताइए करना क्या है, क्या करेंगे हम लोग, कहां जाएंगे हम लोग, और हम लोगों के पास जवाब नहीं थे देने के लिए। सर मैं सच बता रहा हूं कि एक आंसू से अंदर थे, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि कई सारे से ख्वाब, कई सारे से अरमान जो थे वो ऐसा लग रहा था जैसे उस पेपर सही के बात साथ है, बिक गए। बिल्कुल ठीक है ना? आपने भी अरुण जी का नाम लिया, मोरल जी ने भी अरुण जी का नाम लिया। ये तो बाकी इन्होंने इसको मुहिम की तरीके से उठाया, तो ठीक बात है कि इससे आंदोलित भी एक ये थोड़ा सा ऐसा रूप ले पाया कि सरकार को भी दिखा कि बच्चे जो हैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। अरुण जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में, प्लीज बोलिए। जी सर, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे एक दूसरे पार्टी को एक दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई एक सिंगल पार्टी ऐसी होगी, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो या बीजेपी हो, जिसके शासनकाल में कोई पर्चा लीक ना हुआ हो। तो बशर्ते हम यहाँ पे इस बात पर चर्चा करें कि इस लीकेज को रोका कैसे जाए, और ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा के बीच में क्या अंतर होता है, और अगर परीक्षा ऑफलाइन ही करानी है तो उसके हमें उन कदमों पर ध्यान देना होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे रख सकता हूं जिससे ऑफलाइन परीक्षा को हम लीक प्रूफ बना सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि एक पॉलिटिकल मंच बन जाता है, लेकिन हम तो एक शिक्षक हैं, और जैसा आपने कहा कि क्या सरकार ने इसमें संवेदनशीलता दिखाई है, तो मैं बिल्कुल कहूंगा सर इसमें दिखाई है। क्योंकि राजस्थान में भी पीछे कुछ एग्जाम्स हुए थे, वो पेपर आउट हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार तक ने नहीं माना था कि वो पेपर आउट हुए हैं। अभ्यर्थियों को कई हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाके पेपर कैंसिल होता है। तो ये भी एक बड़ी जीत है कि बिना किसी कोर्ट प्रक्रिया के सरकार ने इसमें संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, और इस परीक्षा को जो है वो तुरंत प्रभाव से रद्द करके, और साथ साथ लिखा भी है कि 6 महीने के अंदर में इस परीक्षा को कराएंगे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है, अगर 50 या 60 लाख कैंडिडेट एक परीक्षा के लिए होंगे तो सर देखिए उसको लीकेज को रोकना असंभव है। मैं फिर कहता हूं, अगर फिर एग्जाम होगा ऑफलाइन तो उसमें चांसेस होंगे परीक्षा के। मेरे पास जो समय कम रह गया अरुण जी, मैं चाहूंगा आप हमको बताइए क्या कर सकते हैं, इसको फूड प्रूफ बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, थोड़ा संक्षेप में बताना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर ऑनलाइन परीक्षा पर सरकार को जी देखो, सबसे पहले सरकार ने यूपी पैट लागू किया था। ये प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो अगर सरकार पहले ही प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर कुछ छात्रों की स्क्रूटनी कर ली, मान लीजिए पीईटी टेस्ट में 10 लाख कैंडिडेट अपीयर हुए, हर साल ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और इसमें से 1 लाख छात्र उसको क्वालिफाई कर पाए, तो वही 1 लाख छात्र जो है वो यूपी पुलिस के लिए जब अगर फॉर्म भरेंगे तो इससे क्या होगा कि कैंडिडेट्स की संख्या कम हो जाएगी। बड़े पैमाने पर फिर परीक्षा ऑर्गेनाइज कराने की जरूरत नहीं है। 1 लाख कैंडिडेट अगर उस परीक्षा में शामिल होते हैं तो उसको फुल प्रूफ तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और अगर इतने सेंटर्स, क्योंकि तो थर्ड पार्टी के भरोसे होगी, पब्लिक स्कूलों में भी सेंटर थे, प्राइवेट में भी सेंटर थे, कॉलेजेस में भी सेंटर थे, तो अगर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे सर, परीक्षा तो ऐसे ही लीक होती रहेगी। तो यूपी पैट इसका एक अच्छा विकल्प है। अदरवाइज सरकार को ऑनलाइन शिफ्ट हो जाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से परीक्षा को ऑनलाइन कराना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका, विशेषकर मनीष जी, अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ सौरभ मालवीय जी जुड़े, विनय जी, पवन मोरल जी, साहिल तिवारी जी, आप सब लोगों ने अपने अपनी बातें बताई और रखी कि कैसे हम इस माफिया का कमर तोड़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद।